তোমাকে তো পাঠিয়েছিলাম হোমওয়ার্ক করে। তুই আমাকে তো ফিনান্সেরটা পাঠিয়েছিলি, ট্যাক্সেরটা পাঠিয়েছিলি? ট্যাক্সি, ওটা ফিনান্স কোথায় তুমি দেখোনি? ওটা ট্যাক্সেরটা ছিল। আরে আমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছিল না, আমি আর খেয়াল করি নাই, ভাবলাম কি এফএম এর ভিডিও চাইলি, আমি না তো না ভাবলাম তুই এফএম এরটাই পাঠিয়েছি। না না আমার চেক ট্যাক্সি। করা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে। দাঁড়া, আমি দেখছি, आंसरটা চেক কর, আমি দেখে বলছি। ঠিক আছে। ओके, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार में। स्क्रीन शेयर हो गया ना? यस सर। पता नहीं सर, बहुत जोर से बिजली कड़क रहा है, हो सकता है कि लोड शेडिंग हो सकता है। अच्छा, होमवर्क में मैंने एक ही सम्स दिया था, है ना? হ্যাঁ। Okay. क्या आंसर आया सर, बताओ तो। रेसिडेंट बट नॉट ओरिजिनल। पहले मुझे कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस का आंसर बताओ। जो हम लोगों का जो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशंस करके क्या जवाब आया, मतलब आपका आंसर दो आना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर का डेटा आना चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर हम लोग का क्वेश्चन था 13-14 के बेसिस पे, और प्रीवियस उससे पहले का जो ईयर था दैट इज 12-13, 11-12, 10-11 एंड 9-10। यस और नो? 8-9ও হবে। ডেটা আছে। 8-9 क्यों आएगा? 4 8-9 এর साल ডেটা আছে। हाँ, 8-9 का डेटा है, बट आपको 8-9 लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एज पर प्रोविजंस, अगर आपका प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन जो है, एज पर प्रोविजंस अगर आपका प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन 13-14 का है, ठीक है, तो आपको ठीक उसका पिछला 4 साल चाहिए। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन 13-14 है, तो उसका इमीडिएट इमीडिएट 4 प्रीवियस ईयर क्या होगा? इमीडिएट 4 प्रीवियस ईयर 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9 में वो जरूर आ सकता है। आई अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट। 8-9 में सर वो आया है तो फिर उसका डेटा तो कैलकुलेशंस दिखाना चाहिए। नहीं सर, जरूरी नहीं है आपको, बिकॉज 8-9 आर नॉट एज पर अवर प्रोविजंस। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशंस में 8-9 जो है ना, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है, बट हाँ 9-10 का नेसेसिटी है, चाहे वो 9-10 में रहे या ना रहे। ठीक है, एज पर आवर कैलकुलेशंस 9-10 में तो वो रहा था। ठीक है, 9-10 में वो आया है इंडिया में। ठीक है, तो आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि 13-14 में क्या आंसर आया, कितना डेज? 124। 13-14 में 124। अगर सबका आया है तो, अगर किसी का भी नहीं आया तो बताना मुझे, ठीक है। और प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर में कितना आया? 191, अच्छा, इसमें आया 191, ये वाला 88, 88, 56, 56, 32, 32, টোটাল 367 4 ইয়ার্স। 367। Sama 365।
तो 365 এসছে। मे भी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया बाबू। विशाल का 367 नहीं 365 आया। विशाल आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे डेज का कैलकुलेशन गड़बड़ किए हो। अच्छा बाकी लोग बताओ, और किसी ने नहीं किया क्या, या फिर अगर किया है तो क्या सेम आंसर आया? प्रिया, प्रिया ट्राई नहीं किए? प्रीति, मौसुमी করেছিলি? किसी का হ্যাঁ कोई স্যার। जवाब नहीं है। आंसर मैच করেছে? হ্যাঁ ओके দাদা বলছি 8-9 ডেটাটা নিলে কি কেটে দেবে অঙ্ক? ना ना ना, 8-9 लेने से काटेगा नहीं, लेकिन 8-9 इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। 8-9 इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, काटेगा नहीं रे बाबा। ওই জন্য কনক্লুশনে লিখিনি 8-9 এর ডেটাটা, খালি অঙ্কে ওই ক্যালকুলেশনে করেছি। ओ नहीं, 8-9 लेने से काटेगा नहीं, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। दिस इज द थिंग। बाकी और किसी ने नहीं किया? সৈকত করেছিলি? আচ্ছা ম্যাচ করেছে সৈকতের। ওকে হ্যাঁ স্যার, দুদিনের মিস্টেক ছিল। হ্যাঁ কি হলো বিশাল, পেয়েছিস আনসার? কি ভুল হয়েছিল বুঝতে পেরেছিস বিশাল? হ্যাঁ স্যার, কোথায় ভুল হয়েছিল? 11-12 ভুল হয়েছিল। 190 করেছিলাম, ওটা 191 হবে, ওকে আর ওইটা 88 হবে 11-12। अच्छा তাহলে আমাকে আর করে দেওয়ার দরকার নেই তো? না क्या मुझे सॉल्व करने का जरूरत है, या फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ? सर कर लिया था, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके प्रिया, मैच हो गया ना आंसर? हाँ सर मैच हो गया। ओके ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ओके हाँ सर। अगर किसी का नहीं हुआ तो वो फिर से ट्राई करो, और जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं सोल्यूशन नहीं करके दूंगा, क्योंकि ये हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा सम्स था। हो गया है सर। हो गया है सर, वेरी गुड। ज्योति, मैच किया ना ज्योति आंसर आपका भी? हाँ ओके ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। हाँ और भी बहुत सम्स करना है। लिखो मेरे साथ साथ, चलो। चलती का नाम गाड़ी, और हमारा चलने का नाम है इनकम टैक्स। चलो रेसिडेंशियल स्टेटस में आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा हम लोगों ने ये तो सीख लिया ना, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 डन ना। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो दो सेक्शन था, दैट इज 182 डेज वाला और 60 डेज एंड 365 डेज इन इमीडिएट फॉर प्रीवियस ईयर, ये जो दो कॉन्सेप्ट था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, मतलब अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट फुलफिल, दोनों में से कोई भी एक और है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट अगर फुलफिल होता है तो रेसिडेंट कौन होते हैं ये पता चल गया है ना सर? सर मतलब ये जो सम्स दिए थे होमवर्क, उसका आंसर क्या है? अभी डिस्कशन 367 सर, मैंने देखा नहीं, सॉरी। 367 367 और डेज। क्या जवाब आया था? 367 4 प्रीवियस ईयर में, हाँ 4 प्रीवियस ईयर में आया था, 4 प्रीवियस ईयर में 367 और 13-14 जो हमारा प्रीवियस ईयर हाँ। था उसमें आंसर था 124। ओके आया तुम्हारा? हाँ मेरा आया। ओके चलो डन, सबका आया है, वेरी गुड। चलो म्यूट कर लो, चलो म्यूट कर लो। ओके तो
बेसिकली मैं जो बात कर रहा था कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो है हम लोग का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो दोनों कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन था 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड 60 डेज और 365 डेज इन इमीडिएट फॉर प्रीवियस ईयर। अगर दोनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशंस फुलफिल करता है, एनी वन, हाँ एनी वन कंडीशन फुलफिल करता है, तो बंदे को क्या कह लेंगे, उस पर्टिकुलर इंसान को हम लोग रेसिडेंट कह देंगे, ठीक है। तो रेसिडेंट पहुंचने का जो सिस्टम है वो तो समझ में आया सर, बट आगे रेसिडेंट के अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, चलो वो कुछ बात कर लेते हैं। ओके सर, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ सम्स आज भी होमवर्क काफ़ी सारा देंगे। ठीक है, होमवर्क देने से पहले आज का जो एक्सटेंडेड टॉपिक है ध्यान से देखना, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट में बात करेंगे अभी। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, नेक्स्ट बुलेट, ओके बुलेट देके लिखो। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, in the following situation, लिख रहे हो ना सर, the 60 days of condition B will be substituted in the following situation। the 60 days of condition B मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी अभी करके आया। द फॉलोइंग सिचुएशन, द 60 डेज ऑफ कंडीशन बी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 डेज। ब्रैकेट में लिख दो, फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सर लिखिए सर आप लोगों ने, in the following situation the 60 days of condition B will be substituted by 182 days। मतलब ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, मतलब हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो दोनों पॉइंट पढ़ के आया ना सर, अभी ये मत लिखो मत, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में पॉइंट नंबर ए था 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और पॉइंट नंबर बी था 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days in immediate, बार बार लिख रहा हूं सर, आप लोगों को तो इतना दिन में पूरा याद हो जाना चाहिए। इन इमीडिएट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ओके 60 days in previous year and 365 days in immediate for preceding previous year। ये जो 60 डेज है ना, दिस 60 डेज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का ये जो सेकंड कंडीशन, दैट इज सेक्शन कंडीशन बी का जो 60 डेज है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज माना जाएगा, और ये वाला 182 डेज का काउंटिंग नहीं होगा, ये वाला 182 डेज का काउंटिंग नहीं होगा, पर ये 60 की जगह 182 काउंट होगा, ये 60 सब्स्टिट्यूटेड होके 182 काउंट हो जाएगा। बट उसके लिए कौन सा केस में ऐसा होगा वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है अभी, ठीक है, वही आपको सीखना है कि ऐसा मतलब ऐसा कौन सा लोग है जिनके कारण नियम चेंज होता है सर। तो किसके कारण नियम चेंज होता है, किसके कारण ये रेसिडेंशियल स्टेटस में एक मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजन बनाया जा रहा है, मतलब प्रोविजंस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस, तो वो कौन कौन है उसका पता लगा लेते हैं सर। जैसे ही पता लग जाएगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। सर पता लगाओ फटाफट, चलो फटाफट मेरे साथ साथ लिखो। An Indian citizen, fast. An Indian citizen leaves India. An Indian citizen leaves India for the purpose
of employment. For the purpose of employment. Point number B, an Indian citizen leaves India as a crew member. नेवी में होता है ना, जहाज में जो लोग काम करते हैं, crew member of Indian ship. And point C, an Indian citizen or person of Indian origin normally reside outside India but come to India, यहाँ पर नीचे मेरा जगह नहीं है, आप लोग यहाँ मैं एरो दे रहा हूं, come to India for a visit, come to India for a visit, okay, come to India for a visit. क्या आप लोगों ने लिखा? क्या आप लोगों ने लिखा, मुझे बताना. यस सर. तीनों पॉइंट लिख लिए ना. An Indian citizen leaves India for the purpose of employment. Point number B. An Indian citizen leaves India as a crew member of Indian ship, and an Indian citizen or persons of Indian origin normally reside outside India but come to India for a visit. Okay? ये तीन ऐसा बंदा है, ये तीन ऐसा टाइप का बंदा है जिनके कारण वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो दोनों कंडीशन है, दैट इज पॉइंट नंबर बी, जो कंडीशन था उसमें 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज काउंट किया जाएगा. ठीक है, आप 60 डेज काउंट नहीं कर सकते. और जो पहला वाला 182 डेज है वो तो इरेलीवेंट हो गया ना, वो तो इरेलीवेंट हो गया ऑटोमेटिकली. जैसे आप 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर 182 डेज कर देते हो, तो पहले वाला का 182 डेज का क्या मतलब? नो मतलब. तो ऑटोमेटिकली पहला कंडीशन इरेलीवेंट हो जाते हैं, इनके लिए एक ही कंडीशन रेलिवेंट हो जाते हैं. ठीक है सर, अब मन में सवाल तो आ रहा है सर कि क्यों ऐसा, क्यों इनके कारण ऐसा क्यों होता है ऐसा. फर्स्ट थिंग देखो, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब बेसिकली आप इंडिया के रहने वाले हो, बट आप जॉब लेके इंडिया छोड़ रहे हो. ठीक है, आप जॉब लेके इंडिया छोड़ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट लेके कहीं बाहर दूसरा कंट्री में जा रहे हो. ठीक है, तो इससे पहले आप इंडिया का ही थे, लेकिन अचानक से आप जॉब लेके जा रहे हो, तो एक आध दिन के लिए तो नहीं जाओगे, काफी लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे. ठीक है, जॉब लेके जा रहे हो तो ऐसे तो नहीं ना कि रोज रोज आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में वापस आ जाओ, टाइम लगेगा. तो क्योंकि आप एक लेंथी टाइम के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल जो नियम बताते हैं कि आपका 60 डेज काउंटिंग का जरूरत नहीं है, आपको ना एकदम डायरेक्ट 182 डेज का काउंटिंग का जरूरत है. अगर आप उससे पहले 182 दिन इंडिया में रहते हो तो सिंपल कहता है सिस्टम कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका 182 डेज का काउंटिंग कर लेंगे, और 182 डेज के हिसाब से देखा जाएगा कि अगर आप इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़ रहे हो तो आपके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में फर्स्ट प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा, और 60 डेज को हटा के 182 डेज को लिया जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका का सारा टैक्स जो भी लायबिलिटी है सब पेमेंट करके तभी जाके आप इंडिया छोड़ने का मौका आपको मिलेगा. आप बात समझ रहे हो ना? हेलो, अगर कभी भी इंडिया छोड़ने का सोचते हो ना, तो जैसे आप वीजा और पासपोर्ट के लिए जाओगे ना, तो वहां पर सबसे पहले आपका
वही सब लिया जाएगा, मतलब सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका सब कुछ क्लियर है कि नहीं। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगा, बाहर जाने का जो भी परमिशन है वो नहीं मिलेगा। आप बात समझ रहे हो ना? यस सर। पॉइंट नंबर बी देखो, एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। जो लोग शिप में काम करते हैं ना, जहाज में, वो डेली किसी ना किसी कारण से, डेली किसी ना किसी रीजन से इंडिया छोड़ते हैं। जो लोग शिप में काम करते हैं उनको हमेशा, बिकॉज एक तो शिप में काम करते हैं तो पता नहीं कब कहाँ चले जाए, तो वो उसका ना ऑलवेज उनका जो भी टैक्स पैटर्न है ना, वो जब भी शिप से कहीं भी जाएगा ना, तो जाने से पहले उसका टैक्स कैलकुलेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनके पास मौका है, वो कभी भी इंडिया छोड़ के इंडिया का टैक्स चोरी करके भाग सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकदम मतलब टाइट रूल है, ठीक है। जो भी शिप में काम करते हैं, ये देखो ऐसा बंदा, मानो कि यहाँ पर कोलकाता अपना हल्दिया पोर्ट है, यहाँ पर पारादीप है, यहाँ पर तमिलनाडु का पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर आपका गुजरात में पोरबंदर है, ठीक है, यहाँ गोवा है, यहाँ पर साउथ में कन्याकुमारी है। आप कहीं से भी फटाफट निकल के कहीं भी चला जा सकते हो। आपका मन हुआ दुबई पहुंच गए, यमन पहुंच गए, आपका मन हुआ आप यहाँ पर सिंगापुर पहुंच गए। तो जब भी कोई शिप इंडिया का जो भी पार्ट है इसको छोड़ता है, ठीक है, जब भी कोई बोट या शिप जो भी, ये अगर शिप में काम करते हैं, इसको शिप छोड़ने से, इंडिया छोड़ने से पहले इसको पूरा का पूरा लाइबिलिटी दे के जाना पड़ेगा। और इनके लिए 60 डेज जो है, 60 डेज को सब्सटीट्यूट करके 182 डेज माना जाएगा। अगर आप इंडियन नेवी में, इंडियन शिप में, ठीक है, दो तरह का होता है, एक मर्चेंट नेवी होते हैं और एक आपका जो नौसेना होता है ना, जैसे वाइजैक है हमारा, वाइजैक में नौसेना का बहुत बड़ा एरिया है सर, तभी वाइजैक है वो विशाखापत्तनम जहाँ। तो अगर आप नौसेना में हो, ठीक है, जैसे मेरा एक फ्रेंड नेवी में है, और एक भैया है जो मर्चेंट नेवी में है। मर्चेंट नेवी मतलब जो बेसिकली कार्गो होता है ना, तो कार्गो में काम करते हैं। मेरा एक भैया है वो ब्राजील में है, मतलब ब्राजील से आना जाना करता है। और एक भैया है, मतलब पड़ोस का, बचपन में एक साथ खेल कूद करते थे, उसका मैक्सिमम काम ना इंडिया श्रीलंका के बीच में होते हैं। तो वो दो मतलब ऐसे हर 3-3 महीने में श्रीलंका इंडिया आना जाना करते हैं। तो ऐसा लोगों के लिए ऑलवेज 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो, हाँ समझ में आ सर। रहा है ना? ओके। ঋষভ, যেটা মিস হয়ে গেছে পরে করে নিস একটু, ঠিক আছে? এখন ক্লাসে কন্টিনিউ কর। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তোকে কি মেল যায়নি? হ্যাঁ, তোকে কি ইমেল যায়নি? আমি তো মেল পাঠিয়েছি তো। ইমেল স্যার চেক করিনি, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেন না তাই। তুই ইমেলটা চেক করবি, ও সবসময় হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে না ভুলে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে। ईमेल चेक करबो একটু। अच्छा, ओके, चलो म्यूट कर लो। देखो, तो फिर किसके किसके लिए 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज करेंगे? पहला केस, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन होता था। मैं ऋषभ के लिए बोल रहा हूँ, ऋषभ एक बार सुन लो कि 60 डेज, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशंस, एक 60 डेज का कंडीशन, एक 182 डेज का कंडीशन। तो हम लोग एक एक्सेप्शनल पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिकली ये जान रहे हैं कि कुछ ऐसा भी लोग हैं जिनके कारण ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो कंडीशन बी था, दैट इज 60 डेज एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर, उनको क्या करना होगा, उनके लिए 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा। 60 डेज सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज कर दिया जाएगा। अब ये 60 डेज सब्स्टिट्यूट 182 डेज में किसके किसके लिए हो सकता है? पहला कंडीशन, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो जॉब लेके इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, काफी दिनों के लिए जॉब वीजा में बाहर जा रहा है। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया से क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप में काम करते हैं और रोज इंडिया छोड़ के कहीं ना कहीं जहाज लेके जाते हैं। और तीसरा बंदा कुछ ऐसा है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर ए मतलब नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया बट कम टू इंडिया फॉर ए विजिट।
कभी कभी इंडिया आ जाते हैं, बट नॉर्मली वो इंडिया का नहीं है। ऐसा लोग कहाँ मिलेगा आपको? ऐसा लोग आपको ऐसा कुछ कंट्रीज में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं एक स्पेशल चीज बताऊंगा, ध्यान में देखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के सवाल करने का एक आदत है इंस्टीट्यूट को। तो कुछ ऐसा सवाल, ये कुछ ऐसा लोग है जो नॉर्मली इंडिया का मैक्सिमम, सबसे इंडिया के बाहर इंडिया का सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं जानते हो? जो लोग हमारे ऊपर लास्ट 200 ईयर्स सबसे ज्यादा राज किया ना, उन्हीं के देश में रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इंडिया के बाहर मतलब वो भी बहुत, मतलब पुराने टाइम से। दुबई में भी बहुत सारा लोग रहते हैं, बट ओनली फॉर जॉब पर्पस। बट यूके में तो परमानेंट सेटल्ड है, ठीक है, परमानेंटली सेटल्ड, ऐसा लोग यहाँ पर बहुत है, एकदम फुल सेटल्ड। यूएस में भी बहुत सारा लोग रहते हैं। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारा लोग है जो ब्रिटिश के साथ वहां पर आने जाने का एक बात होता था। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफी सारा लोग रहते हैं यूएस में। तो एक हो जाता है आपका यूएसए, सॉरी, तो मैं कुछ कहना ये चाहता हूँ कि चाहे वो यूएस हो सकता है, कनाडा में भी बहुत सारा इंडियंस बहुत पहले से रहते हैं। तो यूएस हो जाए, कनाडा हो जाए, ठीक है, यूएस हो जाए, कनाडा हो जाए, ये सब जगह में बहुत सारा इंडियंस जो इंडियन ओरिजिन का है बहुत दिनों से वहां पर रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग ना अपना नेटिव देखने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ? इंडिया। ओके, अपना नेटिव याद आ जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर अपने देश में, कभी कभी विजिट कर लेते हैं, लेकिन सब इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है। जैसे आप इंग्लैंड में जाओ तो वहां पर पटेल दिखेगा, पंजाबीज दिखेगा, बंगालीज दिखेगा, भर भर के है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेसिकली जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, और वो कभी कभी इंडिया में विजिट करते हैं, तो इनके लिए भी ना 60 डेज का जो है रूल्स है, वो 60 डेज सब्सटीट्यूट करके 182 डेज काउंट होगा। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन से एक चीज आपको मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। जब इंडियन ओरिजिन का बात होता है तो इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, एक डेटा मैं आपके शेयर करता हूँ। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं इसको रब करता हूँ, या फिर कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो बाद में मिल जाएगा। डेटा कुछ ऐसा है, बिफोर 1947 का डेटा एक है, बिफोर 1947। थोड़ा हिस्ट्री भी जानना जरूरी है टैक्स पढ़ने के लिए। बिफोर 1947 एक केसेस है और आफ्टर 1947 एक केसेस है। सर कैसा केस? जब मैं इंडियन ओरिजिन का बात करूंगा ना, तो यहां पर इंडियन ओरिजिन वाला केस में ये बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947 एक इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। सर कैसा रोल प्ले? सर ध्यान से देखना प्लीज। खेल कुछ ऐसा है कि सपोज आपने 47 से पहले आप इंडिया गए थे, कैसे पता चलेगा? इंडिया 47 से पहले इंडिया का जो एरिया था वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। 47 से पहले इंडिया कुछ ऐसा था। बिफोर 47 इंडिया कुछ ऐसा था। आपको बात समझ में आ रहा है ना? ये बिफोर 47 का इंडिया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो अभी हमसे बिछड़ गया है, दो पार्ट है यहाँ पर जो हमसे बिछड़ गया है 47 के बाद। एक है यहाँ पर और एक है हमारे एकदम बगल में, वेस्ट बंगाल के बगल में, ये बांग्लादेश। तो अगर किसी का जन्म कराची में है, ठीक है, अगर किसी का जन्म लाहौर में है, अगर किसी का बर्थ 47 से पहले ये सब एरिया में है, और बाद में जब 47 के बाद वो इंडिया में आता है, पाकिस्तान में नहीं जाता, जन्म यहाँ का है, रिसाइड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, रिसाइड आउटसाइड इंडिया। ओके, बात समझ रहे हैं ना?
इंडियन ओरिजिन है, अगर वो कराची का जन्म है उसका या फिर ढाका का जन्म है इसका, ठीक है, तो बिफोर 47 है तो उसको इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बाद में उसका जो आना जाना है, वो जो भी कनेक्शन है वो इंडिया के साथ रह गया, उसका इंडिया के साथ रह गया किसी कारण से। पाकिस्तान या बांग्लादेश से नाता उनका टूट गया है किसी भी रीजन से, क्योंकि हम सबको पता है बिकॉज धर्म के बेसिस में बटा है कंट्री, तो दैट्स मतलब बहुत बड़ा ट्रेजिडी है वर्ल्ड का आज के दिन में। तो जो भी हो, कि ये जो इंडियन ओरिजिन का बात जब भी मैं करूंगा तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इंडियन ओरिजिन का मतलब अगर किसी का जन्म बिफोर 47 कराची है, बिफोर 47 कराची, बिफोर 47 ढाका, तो वो इंडियन ओरिजिन कह सकता है, अगर बाद में उसका कनेक्शन इंडिया के साथ है तो, ठीक है। और वो कभी कभी इंडिया विजिट कर लेते हैं आजकल आके। तो अगर ऐसा कोई इंडियन ओरिजिन वाला बंदा कभी कभी इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, ठीक है, अगर उनका जन्म 47 से पहले का है तो उनके केस में भी टैक्स कंडीशंस जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज किया जाएगा। बताओ सर, ये तीनों कंडीशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कशंस किया, एक्सेप्शन से ये, ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का 3 एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन, जो एम्प्लॉयमेंट लेके बाहर चले जाते हैं, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट लेके फॉरेन। दूसरा जो क्रू, इंडिया का क्रू मेंबर होके एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जहाज में लेके चले जाते हैं। और तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली बाहर ही रहते हैं, ये उनका नॉर्मलिटी है, नॉर्मली आउटसाइड इंडिया, नॉर्मली रिसाइड बाहर में, रिसाइड आउटसाइड इंडिया, बट कभी कभी इंडिया विजिट करते हैं। इन तीनों केस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन बी का 60 डेज सब्स्टिट्यूट होके 182 डेज काउंट होगा। बताओ सर, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रोविजंस क्लियर है कि नहीं? अभी सम्स करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। अभी एक सम्स लिखो मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स an Indian citizen appointed as a senior taxation officer by government of नाइजीरिया। एक अफ्रीका का कंट्री है सर नाइजीरिया। ये सब कंट्री में बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल्स काम करते हैं अफ्रीकन नेशंस में। लीव्स इंडिया ट्वेंटी-7th of September 2013 for joining the job. Mr. X came to India for 181 days during previous year
14 and 15. Calculate residential status of Mr. X for previous year 13, 14 and 14, 15. क्वेश्चन लिखा? आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया ना? मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन है जो अपॉइंट हो रहा है एज ए सीनियर टैक्सेशन ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया। आप लोग भी जा सकते हो अगर किसी को जाने का मन है, चार्टर्ड करके, कॉस्टिंग करके। बड़ा डिमांडिंग है, ठीक है। इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हाईली डिमांडिंग इन अफ्रीकन नेशंस एज वेल एज। लीव्स इंडिया 27 September 2013 for joining the job. Mr. X came to India for 181 days during the previous year 14-15. कैलकुलेट करने बोला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 13-14 एंड 14-15। तो जवाब क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो सर प्रोविजंस। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इनकम टैक्स इज प्रोविजन बेस्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर जब भी आप आंसर करोगे तो दोनों कॉन्सेप्ट में आंसर करना है, एक प्रोविजंस और दूसरा कैलकुलेशंस। तो पहले इसका प्रोविजंस कैसे होगा, मैं इसको रब करता हूँ। सॉल्यूशन जब इसका करोगे तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा प्रोविजंस। तो पहले मैं आपको एक बार प्रोविजंस कैसे लिखना है वो लिखाता हूं, मेरे साथ साथ फटाफट लिखो। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड इंडिविजुअल इज, ऐसा ही लिखना पड़ता है एग्जाम में, इज ट्रीटेड एज resident in India if he or she if he or she satisfies कर दो, satisfies any one condition out of two condition, any one condition out of two condition, that is point number A, फिजिकली मेहनत का मार्क्स मिलता है सर। आप लोग बोलोगे हमको मेहनत नहीं करना है तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलेगा। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during PY 13-14. Okay, this is the first condition. And condition B, present in India for, आप लोगों को पता है ये रूल्स, for 60 days in previous year 13-14 and 365 days in 4 previous year immediately
preceding the immediately preceding the previous year 13-14। सर ये तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लिखा दिया आप। हाँ सर, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ही है जो आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं इसीलिए आपको लिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। As per section 6 subsection 1, an individual is treated as resident in India if he or she satisfies any one condition out of two conditions, that is physically present in India for at least 182 days during previous year 13-14। जो भी आपका क्वेश्चंस में previous year मेंशन रहेगा आप वो लिखना। हमारे क्वेश्चन में 13-14 है इसलिए हम यहाँ पर 13-14 लिख रहा है। आपके क्वेश्चन में 18-19 होगा, आप 18-19 मेंशन करना। आपके क्वेश्चन में 19-20 होगा तो आप 19-20 मेंशन करना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अगर आपने ये वाला लिख लिया तो मैं इसको रब करूं। आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। ओके, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ये जो जहां तक हम लोगों ने लिखा, इसके बाद एज पर खत्म नहीं हुआ। एज पर फर्स्ट प्रोविजो, मतलब आपको पहले पूरा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट एज पर फर्स्ट प्रोविजो, अब आपको प्रोविजो लिखना पड़ेगा ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब आपको प्रोविजंस पे आना है। प्रोविजो जो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, दैट इज द 60 days of condition B, the 60 days of condition B condition का जो 60 days है will be substituted by 182 days, है ना सर? अभी तो हम लोगों ने डिस्कशंस किया, ब्रैकेट में लिखना। ओके 182 डेज, फिर से ब्रैकेट में लिख दो फर्स्ट प्रोविसो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ओके, फिर पॉइंट नंबर ए क्या है? प्रोविसो एन इंडियन सिटीजन यहाँ पर जो केस है वो क्या है? इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, नाइजीरिया जा रहा है ना जॉब करने के लिए। एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपके यहाँ पर प्रोविजंस था। इसके अलावा बाकी बी और सी पॉइंट भी है, ठीक है, लेकिन वो आपको यहाँ पर मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अगर आप मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों बाकी जो पॉइंट है दैट इज आपको पता है, मैंने ऑलरेडी ऊपर में लिखा दिया, आप मेंशन कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन जो पॉइंट है दैट इज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर दी पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बीसी आप लिख लेना और फिर इसी को मेनली हाईलाइट करना। अब आपका आएगा मैथमेटिकल आंसर, ठीक है। मैथमेटिकल आंसर जो है कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर 13-14 पूछा, तो प्रीवियस ईयर 13-14 में आप माइंड में फटाफट बना लो। प्रीवियस ईयर 13-14 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप थोड़ा सा डेट को ध्यान दो तो उसने प्रीवियस ईयर 13-14 का अगर खेल देखा जाए तो वो 27 सितंबर 2013 को इंडिया छोड़ रहा है ना। 27 सितंबर 2013 को वो इंडिया लीव कर रहा है फॉर ज्वाइनिंग द जॉब। तो हमें 27 सितंबर से पहले वो इंडिया में कितना दिन है 13-14 में, वो देखना चाहिए, है ना। तो ये मैंने क्या कहाँ से दिखाया, ये अप्रैल से दिखाया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बिकॉज 13-14 स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो अप्रैल का स्टार्टिंग क्या है 30 डेज है ना। अप्रैल मंथ 30 डेज का है, मई महीना ये भी 31 का है, जून 30 का है, जुलाई 31 का है, अगस्त भी 31 का है, पर वो 27 सितंबर को जा रहा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि डेज ऑफ अराइवल एंड डेज ऑफ डिपार्चर विल काउंटिंग एज द डेज, ओके, दोनों को ऐड करना चाहिए। जिस दिन वो इंडिया छोड़ता है कोई इंसान और जिस दिन वो इंडिया में एंट्री लेता है वो दोनों दिन अलग अलग करके काउंट होता है ना। तो 30, 31, 30, 31, 31, 27 कुल मिला के
जब तक वो इंडिया छोड़ रहा है 27 सितंबर को, तब तक उसका इंडिया में कितना दिन रहना हो गया, 180 डेज। मतलब मैं 13-14 का बात कर रहा हूँ, 13-14 में वो इंडिया में 180 डेज रह रहा है। हाँ, तो 13-14 में उसका 180 डेज रहना हमें क्या बताता है? हेलो, ये 13-14 में उसका 180 डेज इंडिया में रहना, उसको उसका सिटीजनशिप मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो रहा है, रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम क्या है, 182 डेज होना चाहिए था, उसका तो 180 डेज हो रहा है ना। तो मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई, बेसिकली यहाँ पर वो एनआर है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अब खेल बाकी है, देखो अब पीछे लिखना, नीचे पैरा चेंज करके, मिस्टर एक्स fails to satisfy the condition under section 6 subsection 1, that is 180 days during PY 13-14, ब्रैकेट में लिख देना an Indian citizen leaves India, okay, Indian citizen leaves India, जो भी बाकी है for the employment purpose, okay। तो उसका होना चाहिए था 182 डेज, लेकिन उसने 180 किया, लेकिन नॉर्मल रूल के हिसाब से तो 60 डेज हो जाना चाहिए था और वो ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लेता। लेकिन जैसे कोई बंदा इंडिया छोड़ता है जॉब पर्पस के लिए, उसके लिए 180 डेज की जगह उसको 182 डेज शिफ्ट किया जाता है, तो 13-14 में तो बंदा नॉन रेसिडेंट बन जाता है। हेलो, 13-14 में डेटा क्लियर है सर? ओके, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो मैं आगे बाकी पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ। ओके, पैरा चेंज करो और लिखो, पैरा चेंज करके लिखो 60 days will be substituted by 182 days. 60 days will be substituted by 182 days. X, an Indian citizen, X है, हाँ, X an Indian citizen reside in Nigeria came to India for 181 days during previous year 14-15. Point to be noted, sir. So fails to satisfy the condition of section 6 subsection 1. So Mr. X is a non-resident. मतलब दोनों केस में, पहला केस में भी जो हुआ 13-14 में भी नॉन रेसिडेंट हुआ, लेकिन वहां पर इंडियन सिटीजन लीव्स कर रहा था इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन था। बट सेकंड वाला पॉइंट मतलब जो हम लोग 14-14 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव कर रहे थे, 14-15 वाला कॉन्सेप्ट में जब रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव कर रहे थे, कॉन्सेप्ट तो सेम है, 60 days will be substituted by 182 days. X, an Indian citizen reside in Nigeria, came to India for 181 days during PY 14-15. Fails to satisfy condition of section 6 subsection 1, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए था 182 में,
बट इसने 181 डेज इंडिया में रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका ये भी नॉन रेसिडेंट हो जाता है। दैट मीन्स 13-14 भी नॉन रेसिडेंट, जहां पर 13-14 वाला केस क्या था, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया था, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए लीव कर रहा था, ये एम्प्लॉयमेंट लीव था। और 14-15 एम्प्लॉयमेंट लीव नहीं था, रेसाइड नाइजीरिया था, रेसाइड नाइजीरिया था, बट इंडिया विजिट कर रहा था, रेसाइड नाइजीरिया विजिट इंडिया। ओके, तो दोनों कंडीशन थोड़ा अलग था, लेकिन दोनों कंडीशन में वो एनआर हुआ, दोनों कंडीशन में वो एनआर हुआ। तो नॉन रेसिडेंट हुआ तो टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा, दिस इज द बेनिफिट। ओके, अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। कौन सा गवर्नमेंट को? इंडियन गवर्नमेंट को। फॉरेन गवर्नमेंट में देगा रे बाबा, उनका कंट्री के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में ये दोनों कंडीशंस में नॉन रेसिडेंट बना, पहला वाला 13-14 में भी और सेकेंड टाइम 14-15 में भी। प्लीज टेल मी सर, ये जो एक्सेप्शनल पॉइंट था, इज दिस पॉइंट एकदम क्लियर है कि नहीं, स्प्राइट जैसा है कि नहीं, बताओ। प्लीज टेल मी, क्या सबको ये समझ में आया? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का प्रोविसो, एक्सेप्शनल पॉइंट्स था, तीनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन था जो नॉर्मल नहीं था, और कैसे क्वेश्चन का आंसर को लिखना चाहिए ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा लिखा के दिखाया कि किस तरह से आप एग्जाम में अपना सम्स को प्रेजेंट करोगे। बताओ प्लीज, क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में कोई शॉर्टकट मत अपनाना प्लीज, ठीक है। जिनका एमसीक्यू है, ठीक है, उनके लिए तो ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रफ में इसको फटाफट माइंड मैप करके फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। एमसीक्यू केस में मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपका जैसे कि सीएमए एंड सीएमए दोनों केस में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, तभी जाके इसमें 3 मार्क्स 5 मार्क्स जैसे रहते हैं, तो तभी जाके आपको या तो 3 या तो 5 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आगे मूव कर सकता हूं, आपको अगर क्लियर है तो। यस। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, तो ये था स्पेशल प्रोविसो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का स्पेशल हटके कंडीशन था, याद रखना ये तीनों को। ओके, ये तीनों को भूलना मत, एग्जाम में ना बहुत बार ऐसा दे देते हैं और सब कोई ना वो नॉर्मल कंडीशंस में फुलफिल करके आ जाते हैं और पूरा का पूरा रॉन्ग जवाब देके आ जाते हैं। तो प्लीज घर पे एक बार माइन्यूटली इसको देखना, और पुराना मतलब सेम प्रोविजन से, लेकिन प्रोविजंस के अंदर एक साफ प्रोविजंस डाल के मैटर को चेंज कर दिया गया, बिकॉज जरूरी था, ठीक है, इन तीनों के लिए जरूरी था। रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत ही वाइटल है। कभी कभी ना एक बिग सम्स में, ठीक है, सोइकौत, शिवम नहीं है क्या क्लास में? सोइकौत को मैं बताना चाहता हूँ हाँ कि सर। याद रखना कि कभी कभी ना रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या करता है, मतलब एक कंप्लीट सम्स होता है, उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का एक कॉम्प्लेक्शन दे देता है। मतलब बेसिकली पहले रेसिडेंशियल स्टेटस सॉल्व करो, उसके बाद तुम कंप्लीट सम्स को कंप्लीट करो एज पर हेड, ठीक है। तो अगर रेसिडेंशियल स्टेटस में ही आपका गलत हो जाता है ना, तो आगे का पूरा सम्स भी आपका गलत होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलूंगा कि बहुत माइन्यूटली रेसिडेंशियल स्टेटस को देखना, बिकॉज ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बट बहुत वाइटल है फॉर इनकम टैक्स कंप्लीट पर्पस। ओके, ओके सर। क्लास में जो भी बात मैं बोलते बोलते बोलता हूँ ना, प्लीज दिमाग में रखिएगा, प्लीज अपना दिमाग थोड़ा बाद में लगाना, बाद में लगाना अपना दिमाग। सर क्यों डांट रहे हो? नहीं डांट नहीं रहा हूँ सर, बस बता रहा हूँ। वंस एन इंडिविजुअल, लिखते चलो मेरे साथ साथ सर, रुकने का नाम नहीं है। वंस एन इंडिविजुअल is treated as resident, once an individual is treated as resident, further we have to examine whether he or she
इज ROR और RNOR। अगर आपको स्टार्टिंग क्लास पता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो हमने यहाँ पर ये दोनों वर्ड यूज किया था, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये दोनों वर्ड मैंने यूज किया था। वंस एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट, एक बार ये प्रूव हो जाए, ये रफ में बता रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज रफ, ओके। पहले क्या प्रूव करना पड़ता है? रेसिडेंट। एक बार रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स का कोई आगे का जब बात होगा नहीं ना, जैसे पहला वाला सम्स में नॉन रेसिडेंट प्रूव हो गया तो और हमें कुछ करना नहीं है, तो बेसिकली नॉन रेसिडेंट को टैक्स देने का दरकार नहीं है। नॉन रेसिडेंट के केस में नो टैक्स। लेकिन एक बार आप रेसिडेंट प्रूव होते हो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, आफ्टर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कि आप क्या किस तरह का रेसिडेंट हो, मतलब व्हाट टाइप ऑफ रेसिडेंट इज यू, दैट इज आप ROR हो या फिर RNOR हो, मतलब आप किस तरह का हो, ROR टाइप का या RNOR टाइप का। सर ये क्या बात हुआ, ROR RNOR ऐसा भी होते हैं क्या इंसान? सर इंसान नहीं, हम पर्सन्स का बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स का। इनकम टैक्स में होते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट है और ऐसे ही भी रेसिडेंट है, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। ROR का मतलब ऐसा समझ लो, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी में ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट नहीं है, ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट नहीं है। दोनों को याद रखने का सिस्टम। ROR मतलब ऐसे भी है वैसे भी है, मतलब जिधर से भी देखो वही है। लेकिन RNOR के केस में वैसे भी है बट वैसे भी नहीं है। सर ये क्या बात है? चलो आगे 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 बात करते हैं। क्या सर ऐसे वैसे कर रहे हो? असल बात कहो। ओके, तो ROR हो गया, RNOR हो गया। नीचे पैरा चेंज करके लिखो, रेसिडेंट इंडिविजुअल resident individual is treated as ROR, treated as ROR, resident and ordinary resident, if he or she satisfy both the condition. Please remember this point, both the condition of section 6 subsection 6. Otherwise are not. Otherwise are not. Resident individual is treated as ROR if he or she satisfy both the condition of section 6 subsection 6. अगर नहीं करेगा तो वो उसको RNOR कह लेंगे, ठीक है? तो ठीक है सर कह लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ क्या बोथ कंडीशन है क्या? ओके, फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? लिखो पहला कंडीशन लिखो। पहला कंडीशन है रेसिडेंट, ध्यान से लिखना, इन 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year 13 14। अच्छा यहाँ पर आप 13 14 नहीं, आप करंट जो चल रहा है वो लिख लो। करेंटली 19 20 is your previous year, okay? The resident in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year 19 20। पॉइंट नंबर बी में लिखो सर, मतलब बी मतलब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। अच्छा यहाँ पर एंड लिख लेना, एंड बी सेकेंड कंडीशन, प्रेजेंट इन इंडिया for at least
730 days in 7 previous year, PY means previous year, immediately preceding the previous year. Second condition क्या है? Present in India for at least 730 days in 7 previous year. In 7 previous year. Point to be noted, हाँ. 7 previous year. 7 है. Immediately preceding the previous year. क्या इतना लिख लिए सर? हाँ सर। ओके. अगर इतना लिख लिए तो आगे लिखो. अच्छा, दोनों कंडीशन मैंने लिखा दिया. अब ये जो मैंने पॉइंट बी कंडीशन लिखा है ना आपको, सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, इसका मैं एक आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ. यहाँ पर देख लो, पॉइंट बी का मैथमेटिकल एग्जांपल है. बी के नीचे ही लिखना, बी के नीचे ही लिखना. जैसे करेंटली प्रीवियस ईयर क्या है, एकदम रिसेंट, अभी करंट क्या प्रीवियस चल रहा है, करंट प्रीवियस ईयर इज 1920. ओके, तो जैसे कि पॉइंट सेकेंड कंडीशन बताता है प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. ओके, प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर. इसका मतलब अगर करंट प्रीवियस ईयर 1920 का है तो 7 प्रीवियस ईयर क्या होगा, अगर करेंटली 1920 है तो इसका पिछला 7, इसका जस्ट बैक में 7 काउंट करो. 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, 1314, 1213, 1112, मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, 10 11, 9 10. कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने जानबूझ के 10 काउंट किया. ठीक है, हमें चाहिए पहले 7. 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है ना. 1819 से पिछला 7 मतलब 1920 से जस्ट बैकिंग में अगर मैं 7 काउंट करूँ तो 1213 तक आता है. तो बेसिकली यहाँ पर 1213 तक अगर ये 7 प्रीवियस ईयर है, 1920 is your current previous year, calculative previous year, इसका ठीक बैक में 7 previous year इतना तक होता है. 7 previous year में कितना दिन होना चाहिए, रूल्स वाइज 730 डेज. 730 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा. और जो मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मतलब कंडीशन ए और बी दोनों को मैं एक साथ करके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ. ये कंडीशन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मतलब बेसिकली ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल है. ए एंड बी का, कंडीशन ए का भी एग्जाम्पल है इसके अंदर, कंडीशन बी का भी है. मैं आपको अभी समझाता हूं. और जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हो 2 में रेसिडेंट होना पड़ेगा. ये कैसा बात है, 2 में रेसिडेंट होना पड़ेगा. मतलब सर जैसे कि 1819 में वो नॉन रेसिडेंट है, 1718 में नॉन रेसिडेंट है, बट 1617 में वो रेसिडेंट है. इसमें भी नॉन रेसिडेंट है, इसमें भी नॉन रेसिडेंट है, बट इसमें रेसिडेंट है. ओके, तो 2 में एटलीस्ट रेसिडेंट होना पड़ेगा, इसमें नॉन रेसिडेंट है. बाकी पीछे जाने का दरकार नहीं है. क्यों सर, ध्यान से सुनना, जिसका भी कंसंट्रेशन हटेगा दुर्घटना घटेगा. कंसंट्रेशन नहीं हटाना है, चुपचाप देखो, अभी समझ में आ जाएगा. जो दोनों पॉइंट में कंडीशंस में आपको बोला, मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूं, और उसके बाद आप ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल को ध्यान से देखना. दोनों चीज कॉन्करेंटली मैं आपको बताऊंगा. एक बार आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखना, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस को एक बार आपके सामने पढ़ूंगा, दोनों प्रोविजंस जो अभी अभी आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन किया. पहला कंडीशन, रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इन आवर एग्जांपल दैट इज 1920. तो पिछला 10 साल में प्रीवियस ईयर 1920 में 1920 जो आपका चल रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द
प्रीवियस ईयर का ठीक बैक में 10 साल, जो मैं 18-19 से 9-10 तक बोला, इसमें कुल मिला के आपको एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रेसिडेंट किया आपको, अच्छा रेसिडेंट होना पड़ेगा मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो दो रूल है ना, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो पॉइंट ए एंड बी है, कोई भी एक शर्त आपको फुलफिल होना पड़ेगा, है ना, ए और बी, दैट इज 182 और 60 एंड 365, याद है ना सर, जो अभी हम लोगों ने करके आया। रेसिडेंट होने का जो रूल है, रेसिडेंट होने का जो रूल है, आप अगर वो रूल फुलफिल करते हो एटलीस्ट 2 बार, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप 2 बार फुलफिल कर चुके हो। अगर 1920 इज योर प्रीवियस ईयर, इसका जस्ट बैक में इमीडिएटली प्रीसीडिंग थी 10 इयर्स में अगर आप 2 बार रेसिडेंट होते हो तो ये है 10 आउट ऑफ 2 प्रीवियस ईयर में आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा। और कंडीशन बी बताता है प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, फॉर एटलीस्ट 730 days, point to be noted, in 7 previous year, this, ये 7 है, ये काउंट करो तो 7 previous year है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन आपको रहना पड़ेगा। और ये दोनों का दोनों कंडीशन ना एक साथ होना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाया, मैं चाहता ना तो 10 आउट ऑफ 2 में यहाँ पर भी राइट दे सकता था, पर मैंने दिया नहीं। क्यों? मैं यहाँ पर भी राइट दे सकता था पर मैंने दिया नहीं। मैं यहाँ पर भी राइट दे सकता था रेसिडेंट बनाने के लिए, पर मैंने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कंडीशंस को फुलफिल करना है तो दोनों कंडीशन एक साथ होना पड़ेगा। दैट मीन्स 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन का कंडीशन और 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट, ये दोनों जब एक साथ फुलफिल होगा तब जाके हम बोलेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल हुआ है। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल होना मतलब वो ROR है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल मतलब वो ROR है, मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब वो रेसिडेंट भी है, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट। और ऐसे वैसे में क्या है? हाँ बोलो। হ্যাঁ বলছি এখানে 16 দিয়েছো তুমি আর 13 14 এইটাই দিয়েছো, ঠিক আছে। এখানে ও যদি 16 17টাই হতো আর 10 11টাই হতো তাহলে তো আমাদের 10 বছরের মধ্যে দুটো বছর নিতে হতো, তাই না? 16 17 এ হলো আর একটা 10 মানে 10 11 এ হলো। ये मैं कभी भी ले सकता था, 10 11 में कहाँ लिया? ये तो 13 14 में বলছি 10 11 এ যদি হতো আর একটা 16 17 তাহলে হতো 2 ইয়ার্স আউট অফ 10 প্রিভিয়াস ইয়ার, তাই না? 2 आउट ऑफ 10 হতো, কিন্তু দুটো কন্ডিশন একসাথে ফুলফিল হতো না। আচ্ছা আচ্ছা, দুটো কন্ডিশন একসাথে ফুলফিল হতে হবে। সেকশন 6 সাবসেকশন 6 এর রুলসটা হচ্ছে দুটো কন্ডিশন, আমি এন্ড লিখিয়েছি, দেখ ভালো করে। কন্ডিশন দুটো দেখ, রেসিডেন্ট ইন 2 আউট অফ 10 প্রিভিয়াস ইয়ার, immediately preceding the previous year, and present in India for at least 730 days in 7 previous year, immediately preceding the previous year। मतलब दोनों का दोनों कंडीशंस आपको एट ए टाइम फुलफिल करना है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब आप ROR नहीं रहोगे, तब आपको RNOR कहा जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल करना है तो ये 10 में जो 2 है वो 2 भी इस 7 के अंदर ही आना पड़ेगा और 7 भी इस 2 के अंदर आना पड़ेगा। मतलब 10 आउट ऑफ 2 जो होना है वो भी 7 प्रीवियस ईयर के अंदर ही होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके दोनों एक साथ होगा। अगर बाई चांस यहाँ पर से एक रेसिडेंट को मैं यहाँ पर कर देता, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देता बाई चांस, तो फिर वो क्या होता, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं होता, क्योंकि 7 प्रीवियस ईयर में भी हो सकता है कि उसका 730 डेज एक साथ मैच ना करे। इसीलिए मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा किया ताकि उसका 10 आउट ऑफ 2 में मतलब एटलीस्ट 2 कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा ना। 10 आउट ऑफ 2 में रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब 10 साल में 2 बार रेसिडेंट एंड 7 साल में 730 दिन का टोटल, दोनों एक साथ फुलफिल, तो जाके वो ROR। अगर फुलफिल नहीं करता है, अगर नॉट फुलफिल्ड है, देन RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब ऐसे तो रेसिडेंट है अभी बट हमेशा रेसिडेंट नहीं रहता है, ऐसे तो अभी है बट हमेशा रेसिडेंट नहीं रहता है। ये सब जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब का बहुत जानकारी का जरूरत होता है, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से बाइफर्केट करते हैं।
ताकि जरूरत के हिसाब से किसको किसके साथ किस तरह का हिसाब किताब होगा वो हिसाब किताब कर सके कि किसका कितना टैक्स पेमेंट करवाना चाहिए, नहीं चाहिए, छूट देना है, नहीं देना है। बोलो सर, समझ में आया? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 समझ में आया? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, तो वेरी वाइटल पॉइंट। मतलब अगर रेसिडेंट होने के बाद आपका सेकंड कंडीशन होता है आप आरओआर हो या आरनॉर। आरओआर या आरनॉर काउंटिंग के टाइम पे अगर आपको आरओआर प्रूव करना है तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना है। दोनों कंडीशन है, दोनों में दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में टू कंडीशन आउट ऑफ टू, मतलब दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन, दो में दो कंडीशन ही फुलफिल होना है। अगर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होता है तो जाके आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में क्या हो जाओगे? आरओआर हो जाओगे। अगर ये नॉट फुलफिल्ड हो जाते हैं देन आप आरनॉर कहलाओगे। ओके, मैं आगे निकलता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो तो, एक क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क है। मिस्टर एक्स, a foreign citizen, came to India for 100 days every year since 2001 to calculate residential status of Mr. X for previous year 13-14। मैं यहाँ पर 13-14 दे रहा हूँ, आपके सम्स में 18-19, 19-18 कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली मेरा सम्स इसी तरह से राइट डाउन किया हुआ है नोट्स में, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट ये जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क का। क्वेश्चन 2 जो है, कैलकुलेट विथ क्वेश्चन 1, मतलब पुराना क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चंस का क्वेश्चन 1। सपोज इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन पार्ट है। सपोज मिस्टर एक्स, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेट विथ क्वेश्चन 1। सपोज मिस्टर एक्स came to India for 110 days, for 110 days, तो क्या होगा? ओके, एंड क्वेश्चन 3, मिस्टर एक्स an Indian citizen reside in London came to India for 140 days every year since
2004 5 calculate residential status of Mr. X for the PY 13-14 ओके। अच्छा इसका भी PY 13-14 PY 13-14 का कैलकुलेशन करना है आपको तीनों का, ठीक है। लिख लिए क्वेश्चन, होमवर्क है, डोंट डू नाउ, होमवर्क है। लिख लिया आप लोगों ने, प्लीज बताना। यस सर। ओके मैं रब करता हूँ, फिर इरेज करता हूँ। Okay, sir. ओके अच्छा एक नोट लिखना, बहुत ही वाइट इंपॉर्टेंट एक नोट है, एक नोट लिख लो। हेडिंग करो टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस बहुत वाइटल पॉइंट है। एक समरिटिकल नोट से ये चार्ट देख के आप टैक्स इंसिडेंस समझ सकते हो। 3 कॉलम बनाना, एक ROR का, एक R नॉर का। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको ये टेबल क्लियर हो जाएगा ना, वो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो ट्रिकी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये टेबल क्लियर होना जरूरी है। और एक NR का, ROR R नॉर NR। ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। R नॉर मतलब ऐसे रेसिडेंट बट वैसे नॉट रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट मतलब ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट। ROR जो है ना, ये ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। R नॉर पे थोड़ा ज्यादा लिखो, इनकम received in India। Second bullet, income deemed to received, income deemed to received in India income accrue or arise in India next, income deemed to accrue or arise in India, and last bullet यहाँ पर business connection in India, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर आपने लिख लिया तो मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट क्या था, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड क्या है, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट इज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड लास्ट वाला है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ओके, आपको क्या करना है, टिक लगाना है, इसमें टिक लगा दो।
इसमें भी टिक लगा दो, इसमें भी टिक, इसमें भी टिक, इसमें भी टिक। इधर नॉन रेसिडेंट में इसी के साथ कनेक्ट करके, बेसिकली नॉन रेसिडेंट में भी जो भी कनेक्शन में बनाऊंगा इसी पॉइंट का कनेक्शन इधर भी है, सेम पॉइंट कनेक्टेड विद दिस पार्ट ऑल्सो। नॉन रेसिडेंट के केस में टिक हियर, टिक हियर, टिक हियर, टिक हियर। अच्छा ये वाला ज्यादा हो गया, हटा दो इसको। इसको कट कर दो। देखो सर मैं अभी समझाता हूं आपको चार्ट, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है चार्ट, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे मुश्किल है। आरओआर जो है ना, आरओआर, आरओआर का ग्लोबल इनकम समझाता हूं आपको, ध्यान देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल इनकम हियर? अगर आप आरओआर हो, सर रोज इंडिया आ जाता है ना, रोज मुझे ग्लोबल मैप दुनिया दिखाता हूं मैं आपको। कभी कभी मुझे लगता है मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं मजा आ जाएगा, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी हो, लेकिन जियोग्राफी नहीं सर, दुनिया समझाने के लिए। ओके, एज पर योर सब्जेक्ट। ये जो दुनिया है, ये आप इंडिया हो। आप कौन हो? आप इंडिया हो। दिस इज योर इंडिया। ओके, ये जो आपका इंडिया है, अगर आप आरओआर होते हो इंडिया में, अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आरओआर वाला है, तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ग्लोबल इनकम इन द सेंस, आप दुनिया भर से जो इनकम करो, चाइना से कमा के लाओ, दुबई से कमा के लाओ, इराक से कमा के लाओ, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से, कहीं से भी, जॉर्जिया से, इस्तांबुल से, तुर्की से, इजिप्ट से, सूडान से, कहीं से भी इनकम करके लाओ, ठीक है, दुनिया भर में आपका बिजनेस फैला रहे। लेकिन अगर आपका स्टेटस आरओआर है तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को मिलेगा। दिल्ली में बैठे है ना इंडियन गवर्नमेंट, दुनिया भर का टैक्स, जहां से जो भी इनकम करोगे, अगर आपका इनकम इस लेवल का जाएगा, दुनिया भर में जो भी इनकम करोगे, अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आरओआर वाला है, तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सर बाकी कंट्रीज से इनकम करेगा तो उनको देना नहीं पड़ेगा? सर वो उनका कंट्री समझे, हमको क्या। जो इस कंट्री से इनकम करेगा, ऑब्वियसली जो कंट्री से आप इनकम करोगे ना, आप जिस धरती माता का लोगे ना, उस धरती को वापस देना पड़ता है, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न इज ऑलवेज देयर। विदाउट कंसिडरेशन दुनिया में कुछ नहीं होता। एक पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता बिना किसी कंसिडरेशन का। पेड़ का पत्ता हिलने के लिए भी ना हवा का जरूरत होता है, और पत्ता हिलने लायक होने के लिए भी ना उस मिट्टी के नीचे से पानी लेके, रॉ मटेरियल जो भी आयरन और वगैरह लेके वो अपने पेड़ को बनाते हैं, तब जाके वो पत्ता बनता है और तब जाके पत्ता हिलता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता दुनिया में। तो पॉइंट एकदम सिंपल है कि दूसरा मतलब इराक क्या करेगा इराक को पता, अफगानिस्तान क्या करेगा अफगानिस्तान को पता। लेकिन अगर आप दुनिया भर से कमा के ला रहे हो, जहीं से भी कमाओ, अगर आपका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस आरओआर वाला है, तो आप ग्लोबल इनकम पे इंडिया पे टैक्स दे दो। इंडियन इनकम पे तो इंडिया पे टैक्स देना ही है, इंडिया वाला इनकम पे इंडिया पे टैक्स देना ही है। बट अगर आप आरओआर हो तो ग्लोबल इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्लोबल इनकम क्लियर है कि नहीं बताओ? बहुत ही वाइटल पार्ट समझा रहे हैं आपको। सर क्लियर है। ओके, आर नॉर का केस ध्यान से सुनना, आर नॉर वाला केस ध्यान से सुनना। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव, मतलब मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हो रहा है। मतलब डीम्ड का मतलब क्या है? लो मान लिया हमने, मुझे किसी से प्यार नहीं है, ओके, लो मान लिया हमने इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसा वाला केस है। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम जो है इंडिया में ही एक्रू हो रहा है, मतलब ड्यू हो रहा है, एंड इंडिया में ही रेडी हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, जितना सारा केस में आपको इंडिया इंडिया दिख रहा है ना, ये सारा का सारा केस में अगर आप आरओआर हो तो आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आरओआर तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देते हैं। लेकिन अगर आप आर नॉर भी हो ना, अगर आप आर नॉर हो, जहां जहां बात इंडिया कनेक्शन दे रहा है ना, इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, तो तब केस में उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इवन बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में भी उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, ठीक है। सर इसके लिए आपको ना एक गाना बता रहा हूँ, आप गाना याद रखना।
मेरा देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। मनोज कुमार जी का बहुत फेमस गाना है, तो आप ना ये बात समझ लेना, मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। चाहे दुनिया भर का कोई भी बंदा, चाहे वो इंडिया का आर्नर हो, चाहे आउटसाइडर कोई है जो इंडिया में उसका स्टेटस आर्नर हुआ है, अगर उसका किसी भी तरह से इंडिया वाला कनेक्शन हो जाए इनकम का, इनकम रिसीव्ड का, इनकम एक्रू का, अगर किसी भी कारण से मेरी देश की धरती सोना उगल देता है ना, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? चाहे वो इंडिया का आर्नर हो, मतलब हो सकता है कोई इंडियन सिटीजन आर्नर हो जा रहा है, या फिर हो सकता है कोई नेपाली सिटीजन आर्नर हो जा रहा है, कोई भूटानी सिटीजन आर्नर हो जा रहा है, कोई बांग्लादेशी आर्नर हो जा रहा है इंडिया में। अगर इंडियन रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, अगर इनकम एक्रूड इन इंडिया है, अगर इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया है, इवन बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, अगर कहीं भी मेरी देश की धरती सोना उगले वाला दिख जाए ना आपको, मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती, इंडिया जहां दिख जाएगा कनेक्शन है, वहां पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया आर नॉर का खेल? ओके। अगर आप नॉन रेसिडेंट भी हो ना, अगर आप नॉन रेसिडेंट भी हो तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो, अगर इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है तो, अगर इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया है तो, अगर इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया है तो। लेकिन हाँ, नॉन रेसिडेंट के केस में एक छूट है। कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन क्या है मैं आगे आपको समझाता हूं, डिटेल्स में बताता हूं, लेकिन बिजनेस कनेक्शन रहने पे ही नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स देना मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ बिजनेस कनेक्शन इज नॉट एनफ टू पे टैक्स फॉर नॉन रेसिडेंट। ओके, अब बिजनेस कनेक्शन कब किसको कहेंगे वो आगे आगे का बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में नॉन रेसिडेंट को टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाकी कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है, चाहे वो आरनॉर है, चाहे वो नॉन एनआर है, मतलब रेसिडेंट बट मतलब ऐसे भी रेसिडेंट बट वैसे नॉन रेसिडेंट, मतलब हमेशा से ही नॉन रेसिडेंट, अगर वो आरओआर है तो फिर छोड़ो बात, उसका तो देश की धरती, दुनिया की धरती, हब धरती माता का इनकम इंडिया में लाके देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर आर नॉर है तो इंडिया में अगर कुछ भी कनेक्शन हो जाए इंडिया में तो देना ही पड़ेगा। और नॉन रेसिडेंट के केस में भी इंडिया कनेक्शन में पूरा, लेकिन इंडिया में बिजनेस कनेक्शन में छूट है। चार्ट क्लियर है सर? बहुत वाइटल पार्ट है, अगर ये क्लियर तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। मैं क्या प्रोसीड कर सकता हूं आगे? यस सर। हेडिंग करो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कुछ केस स्टडीज होगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अभी हम लिखा रहे थे ना अलग अलग, इनकम रिसीव्ड, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, क्या खेल है अभी समझ में आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, the word received means the first occasion when the recipient gets the money under its control, under its control।
there will be no tax incidence. No tax incidence on second occasion. No tax incidence if the money brought into India. Okay. लिखिए sir. The word received means the first occasion when the recipient gets the money under its control. There will be no tax incidence on second occasion. Bracket में लिख लो. No tax incidence if the money brought into India. So एक एग्जाम्पल लिखो प्लीज. अगर ये लिख लिए तो मैं इसको हटाता हूं. ओके हो गया ना? इट्स डन. हाँ सर. लिख लिया ना ये वाला? हाँ सर. ओके एग्जाम्पल लिखो प्लीज. Mr. X received rupees 5 lakh as on 17th of October 2012 in USA, United States of America. The same मतलब वही money, the same amount brought into India 22nd January 2013. Explain the tax incidence. If Mr. X is ROR, RNOR और NR. केस को पहले समझना. केस क्या है? मिस्टर एक्स रिसीव्ड रुपीज 5 लाख एज ऑन 17 अक्टूबर 2012 इन यूएसए. कहाँ मिला इनको 5 लाख? इनको 5 लाख मिला यूएसए में. सेम अमाउंट जो 5 लाख इनको यूएसए में मिला, द सेम अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया 22 जनवरी को 2013 में. तो कहना है कि एक्सप्लेन द टैक्स इंसिडेंस इफ मिस्टर एक्स इज आरओआर, आरनॉर, एनआर. अगर मिस्टर एक्स आर मतलब आरओआर है तो क्या होगा? अगर मिस्टर एक्स आर नॉर है तो क्या होगा? अगर मिस्टर एक्स आर नॉर है तो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? कैसे आंसर को लिखना है? चलो मेरे साथ साथ ही लिखते चलो. सोचना है सोचो, लेकिन लिखते चलो. In this case, in the first occasion, when
Mr. X gets the money under his control, is in USA। तब कहाँ पर है वो? यूएसए में है ना? जब फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट ऑकेशन में जब मिस्टर एक्स मनी ले रहा है 5 लाख, कहाँ है वो? यूएसए में है। ये सर नो? हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। Okay. If Mr. X is ROR, if Mr. X is ROR, liable to pay tax on rupees 5 lakh। क्यों सर? ग्लोबल इनकम है। अभी मैंने चार्ट लिखाया आपको, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर अचानक से इनकम तो यूएसए में हुआ है, और आपने अभी लिखाया कि फर्स्ट ऑकेशन में जब रिसीव होता है तभी टैक्स होता है ना? तो बात एकदम क्लियर है कि अगर वो आरओआर है, अगर वो बंदा आरओआर है तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना इंडिया में ग्लोबल इनकम पे। द फर्स्ट ऑकेशन व्हेन मिस्टर एक्स गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल इज इन यूएसए। यूएस में मिला उसको, बट वो कौन है? मिस्टर एक्स अगर आरओआर है हमारे कंडीशंस में, वो अभी फिलहाल वो आरओआर है। तो अगर फिलहाल वो आरओआर है तो आरओआर को तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। तो बेसिकली ग्लोबल इनकम पे वो टैक्स दे देगा। कहाँ पर? सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, इंडियन गवर्नमेंट को। ओके सर, आरओआर का टैक्स समझ में आया। पैरा चेंज करके सेकंड वाला केस बताओ। अगर वो आर नॉर है और एनआर है तो क्या होगा? ओके, अगर वो आर नॉर या एनआर है तो क्या होगा? पैरा चेंज करके लिखो। इफ Mr. X is R nor or non-resident, मतलब resident but ordinarily resident, resident and not ordinarily resident or non-resident, then not liable to pay tax on rupees 5 lakh as amount is received in USA, point to be noted। रिसीव कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। एंड नो टैक्स इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिख दो, नो टैक्स इंसिडेंस ऑन अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया। ओके, अगर वो आरनॉर है या एनआर है तो आरनॉर एनआर के केस में उसको ये 5 लाख जो उसने यूएस में रिसीव किया उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा इंडिया में, बिकॉज वो 5 लाख यूएस में रिसीव हुआ और एज पर अवर प्रोविजंस रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब ये 5 लाख इंडिया में रिसीव नहीं हुआ और सेकेंड ऑकेशन टैक्सेशन नहीं आता। तो फिर सर आरओआर के केस में क्यों आया? क्योंकि आरओआर के केस में आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। वो दुनिया में कहीं भी कमाए, मैं आपको पूरा दुनिया घुमा के दिखाया, आप कहीं भी कमाओ दुनिया में, अगर आप आरओआर हो जाते हो तो आपको दुनिया भर में इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरओआर हो या एनआर हो तो आप नॉट लायबल। तब आप यूएस में रिसीव हुआ है, इंडिया में बस ब्रॉड किया है, आपने बस अमाउंट ब्रॉड किया है, तो उसके लिए इंडिया में थोड़ी ना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, रेमिटेंस का नो टैक्स, इंडिया में रेमिट करने का नो टैक्स। इज दिस केस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, यस सर। यस सर। मैं इसको रब कर सकता हूँ फिर?
हाँ सर। दूसरा एक केस लिखो, केस 2, इनकम accrue or arise in India. इनकम accrue और arise in India. ओके, पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अभी क्या बता रहा हूं मैं? इनकम accrue और arise in India। ठीक है, तो कब कैसे पता चलेगा इनकम accrue और arise वाला केस? द वर्ड accrue means right to received। शायद आज तक आप लोगों को कहीं भी अगर एक्रू का मतलब क्लियर नहीं था, आज क्लियर हो जाएगा। द वर्ड एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव, मतलब आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। ओके, मतलब आपके नाम पे इशू हो चुका है। अगर आपके नाम पे कोई चीज एक बार इशू हो जाता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में आपके नाम पे अगर इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है ना, तो कुछ भी हो जाए वो इंटरेस्ट आपको मिल के रहेगा। तो द वर्ड एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव्ड, मिलेगा मिलेगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। राइट टू रिसीव्ड, इसलिए मारा मारी मत करो, जो आपका है मिल जाएगा। लेकिन सर अगर चाइना हमसे बॉर्डर छीनता है तो हम छोड़ दे क्या? नहीं सर, एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। हर चीज का कॉन्ट्राडिक्टरी है सर। इसलिए कुछ बोलने के टाइम पे ना हमेशा दिमाग में कुछ और चल जाता है। ओके, द सैलरी इनकम is accrue where the service is rendered। rendered मतलब देना। आप जहां पर सर्विस दोगे आपका सैलरी वहीं एक्रू होगा ना, तो सैलरी इनकम एक्रू वहीं पर होगा जब अपना सर्विस आप देंगे। जहां सर्विस देंगे सैलरी वहीं पर आपको मिलने का हक मिलता है। द प्रॉपर्टी इनकम is accrue where the property is situated। प्रॉपर्टी से इनकम मिलेगा भाई, प्रॉपर्टी जहां है वहीं से ना मिलेगा। द प्रॉपर्टी इनकम इज एक्रू वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जहां आपका प्रॉपर्टी है आपका इनकम वहीं पर मिलेगा ना। प्रॉपर्टी की जगह इनकम दूसरा जगह, ऐसे तो नहीं हो सकता, एक्रू वहीं पर होगा। ओके सर, समझ में आया। ओके, एग्जाम्पल लिखो सर क्लैरिटी के लिए, नहीं तो बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या बात है। इस पॉइंट के एग्जाम्पल लिखा रहा हूं सर, लिख लो। मिस्टर एक्स, सर मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स बहुत है, क्या करूं? चाहे मैथ्स हो या इनकम टैक्स, एक्स पीछा नहीं छोड़ता है ना। बचपन में टीचर लेट दी होल अमाउंट बी एक्स, यहाँ पर आप इनकम टैक्स में मिस्टर एक्स, क्या एक्स का मतलब हम लोग क्या ये लेके रखे हैं सर कॉपीराइट? हाँ सर, एक्स का कॉपीराइट है हम लोगों के पास, कुछ भी हो जाए एक्स पे ही आ जाता है। एक्स बंदा अगर हम पे केस कर देना हम लोग मर जाएंगे। क्या बात बात में मेरा नाम यूज करते हो? कॉपीराइट लिए हो क्या मेरा? मिस्टर एक्स रेंडर दी सर्विस। मिस्टर एक्स रेंडर दी सर्विस इन इंडिया, सर्विस दिया इंडिया में, बट रिसीव्ड द सैलरी इन यूएसए। सर्विस इंडिया में दिया बट सैलरी यूएसए में मिला। एक्सप्लेन द
टैक्स इंसिडेंस। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन में? मिस्टर एक्स रेंडर किया सर्विस इंडिया में, सर्विस दिया इंडिया में, सैलरी रिसीव किया यूएसए में। एक्सप्लेन दी टैक्स इंसिडेंस। क्या होगा इसका टैक्स इंसिडेंस? अगर मिस्टर एक्स, इफ मिस्टर एक्स इज ROR, R-NOR एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में हो सकता है। अगर ROR है तो क्या होगा, अगर R-NOR है तो क्या होगा, अगर NR है तो क्या होगा। अब तेरा क्या होगा कालिया? चलो कालिया इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके हे सांभा, अब तेरा क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सोल्यूशन करो सर, मेरा डायलॉग बाजी मत सुनो, मुझे फ्री में मौका मिलता है मैं कर देता हूँ। मुझे लगता है कभी कभी आप लोग सो गए हो, इसलिए मैं कभी सोचता हूँ कि सोले में एक्टिंग कर लूँ। इनकम टैक्स में क्या पता बोर ना हो जाए कोई। इन दिस केस मिस्टर एक्स, मजा है सर इनकम टैक्स में, बहुत मजा है, मजा उठाना चाहिए। मिस्टर एक्स रेंडर द सर्विस इन इंडिया, है ना? सर्विस तो बंदा ने इंडिया में दिया, सो इनकम कहाँ एक्रू हुआ? इनकम इज एक्रू इन इंडिया। जहां सर्विस एक्रू वहां पर, है ना? जहां इनकम है एक्रू भी वहीं पर होगा ना। सो इनकम इज एक्रू इन इंडिया। सो it is taxable in India whether received in India or outside India। मतलब समझ में आया ना? सर्विस जहां हुआ था एक्रू वहीं पर हो चुका था उसका सैलरी, है ना? तो टैक्सेबल भी इंडिया में एक्रू हो चुका था उसका, भले ही उसने सैलरी रिसीव किया यूएस में जाके। सर रिसीव कहाँ हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्रू के केस में। अगर एक्रू पहले हो जाता है तो टैक्स भी उसी कंट्री में हो जाएगा। बात समझ में आया? चाहे भले ही रिसीव बाद में इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, एक्रू हो चुका है तो टैक्स कैलकुलेशन हिसाब करके फिर जाओ। तभी तो टीडीएस काट लेता है सर, तभी तो टीडीएस काट लेता है। मैं आगे बताऊंगा टीडीएस आप लोग का है एडवांस टैक्स वाला जो चैप्टर है उसमें, ठीक है? मैं थोड़ा सा बेसिक के क्लास में चर्चा किया था टीडीएस एडवांस टैक्स के बारे में, फिर चर्चा कर लेंगे, नो मैटर। तो इस केस में तीनों का मतलब, तीनों का मतलब अगर आप ROR हो, अगर आप R-NOR हो, नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में आपका टैक्स इंडिया में होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और एक एग्जांपल लिखो, अनदर एग्जांपल। मिस्टर एक्स render the service in USA but salary is received in India। Explain the tax incidence। ROR, R-NOR सेम कॉन्सेप्ट एंड NR, तीनों केस में क्या होगा? मिस्टर एक सर्विस दिया, रेंडर दी सर्विस इन यूएसए बट सैलरी इज रिसीव्ड इन इंडिया, क्या होगा? चलो बताओ तो थोड़ा सा, तब से मैं अकेला बके जा रहा हूं, आप भी कुछ बोलो। सर यूएसए में ये होगा, टैक्स देना पड़ेगा। यूएस में टैक्स सर्विस देना पड़ेगा।
हम यूएस का टैक्स में, यूएस में क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा टैक्स इंसिडेंस का मतलब इंडिया है। आपको ये बताना चाहिए इंडिया में क्या होगा। अगर आप बता रहे हो यूएस में देना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं आपका नहीं कहना है। सर, नहीं अगर नहीं आप मैं कह रहे पूरा हो पढ़ी कि हूँ। अगर आप कह रहे हो कि यूएस में देना है तो फिर इंडिया में देना नहीं है। ओके चलो, इंडिया में नहीं देना है। किसी और को कुछ कहना है, आप लोग बताओ। वैसे बट सैलरी इज रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ यूएस में देना पड़ेगा क्योंकि सर्विस रेंडर्ड यूएस में हुआ है। ओके ठीक है, आपका जवाब मुझे मिला। और कोई, प्लीज टेल मी। স্যার আরওআর আর আরনর এর জন্য ইন্ডিয়ায় ট্যাক্সেবল। आरओआर एंड आरनॉर इंडिया में टैक्स देगा एज पर मौसमी, एनआर नहीं देगा। না। प्लीज फॉलो द चार्ट। जो चार्ट हमने बना के दिया वो चार्ट एक बार देखो, आंसर भी लिखो। স্যার তিনটেতেই হবে। वेरी गुड सैकत, तीनों केस में देना पड़ेगा, तीनों केस में देना কারণ पड़ेगा। बोलो बोलो। কারণ স্যার আরো আর হচ্ছে आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा, वेरी गुड। आरनॉर जो है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में दे देगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। एग्जैक्टली। एंड एनआर के केस में भी सेम कॉन्सेप्ट, एनआरओ सेम। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। चार्ट फॉलो करो, टिक दिया हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में। जस्ट गो बैक एंड रीड वन, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इन दिस केस, समझ रहे हो सर, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि चार्ट बड़ा जादू है। मौसमी जादू छोड़ीटा बुझते वाली ना, तो जज्बाती मत हो जाओ सर। सर्विस इज रेंडर्ड इन यूएसए। जैसे इनकी ने जज्बाती होके बोला सर्विस तो यूएस में दिया तो यूएस में टैक्स देगा। सर हमें यूएस में क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं, इंडिया में क्या होगा वो देखो। आप हमेशा सिक्का का एक पहलू देखते हो, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। सिक्का का एक पहलू नहीं, सिक्का का दो पहलू होते हैं। अब दूसरा पहलू पे नजर ही नहीं जाता। क्या करे सर, नजर में उतना भी दम नहीं आया। सर नजर बढ़ाओ सर। बाज की नजर और बाजीराव की क्या बोलते सर, अंदाज ना क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। In this case, service is rendered in USA, so income is accrue in USA. Obviously, income accrue USA में ही हुआ है, but received in India तो हुआ है ना सर। और received in India में तो इंडिया में टैक्स देना पड़ता है सर। इसी तरह से रूल बनाया जाता है ताकि आपको किसी भी जगह से ना छोड़ा जाए। बट रिसीव्ड इन इंडिया, अगर रिसीव्ड इन इंडिया है सो टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स, सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब आरओआर, आरनॉर एंड एनआर तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, आज मेरा केस स्टडीज इतना था कि डिस्कशंस था। नेक्स्ट दिन और भी कुछ केस स्टडीज और कुछ एडवांस टॉपिक्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में बात करेंगे। और भी कुछ स्पेशल केस स्टडीज भी है और कुछ एडवांस टॉपिक भी है। नेक्स्ट दिन बात चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में भी आया और आपने बहुत मज़े से पढ़ा भी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। उम्मीद में दुनिया टिका है और मैं भी रखना पसंद करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो।